क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड है 402 और ग्रीन स्किल्स देख रहे हैं, यूनिट नंबर है 5। सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, समाज और पर्यावरण। पॉल्यूटेंट्स जो भी क्लीन चीज है, जैसे हवा है, एयर या वाटर है, पानी, इसमें जब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और वो चीज़ें हार्मफुल होती हैं, कोई भी हो सकती है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैशियस फॉर्म में हो सकता है, वो उसमें जब मिल जाती हैं और वो नुकसानदेह हो जाती हैं सभी के लिए, इंसान के लिए भी और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं और प्लांट्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी और फ्लोरा फौना के लिए भी, उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, जो कॉन्टामिनेट करती है, चीज़ों को ख़राब करती है। तो पॉल्यूटेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज हो सकते हैं, एक पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, दैट कैन डिकम्पोज। अगर आप देखें तो कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पौधा है, अगर पौधा मर जाता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सूख जाता है और वो कहीं ना कहीं मिट्टी बन जाएगा जाके। इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि जिस चीज़ से बना है फाइनली वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा। जो पॉल्यूटेंट डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसका मतलब वो पॉल्यूटेंट ऐसे रहते हैं और हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। ये ऐसा कोई प्राकृतिक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है या तंत्र नहीं है जो इसको डिकम्पोज कर दे, जो जिस चीज़ों से बना है उसमें डिवाइड कर दे और जो हार्मफुल ना रहे। तो पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक जो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में, उन सब्सटेंसेस में, उन चीज़ों में जो हार्मलेस होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है नेचुरली मतलब ये होता है अपने आप, चाहे उसमें मॉइस्चर हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया उस पर काम कर रहा हो, इनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे वैसे पॉल्यूटेंट वेजिटेबल को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वेजिटेबल सब्जी के बाद जो निकलता है वो तो पॉल्यूशन ही करता है ना, क्योंकि उसको फिर वो सड़ने लगता है। आप जो लेटरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, वो सड़ता है, फिर उसे सीवेज वेस्ट कहते हैं। कागज़ हो गया, कागज़ तो लकड़ी से ही बनता है, तो लकड़ी बन जाता है फिर फाइनली वो डिकम्पोज होके। ऐसी लकड़ी वुड है। कैटल डंग यानी जो जानवर खाता है वो भी तो हमारी तरह ही खाता है और फाइनली जो हमारा एक्सक्रीटा निकलता है वो भी डिकम्पोज हो जाता। देखते हैं आप कुछ दिनों, जैसे गोबर पड़ा हो, अगर गोबर पड़ा हो तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप मिट्टी बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। ऐसे जो एग्रीकल्चर से वेस्ट निकलता है, जो भी नेचुरल चीज़ है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉल्यूटेंट्स अगर हम इनको कह रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आपका जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट निकल रहा है, यानी कि जो भी आप कृषि से निकल रहा है, उसको आप बस कहीं डाल दीजिए ऐसे करके और उसको ढक दीजिए या फिर उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दीजिए, अपने आप ये कुछ दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा और वो नुकसानदेह नहीं होगा। पॉल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसका मतलब अगर ये पॉल्यूटेंट है और वो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दे और ऐसे पार्ट में ब्रेक करे जो हार्मलेस हमारे लिए ना हो, नुकसानदेह ना हो, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वो बड़ा खतरनाक होता है। यानी इसका मतलब ये हज़ारों साल तक, सालों साल तक ये पॉल्यूटेंट रहेंगे ही रहेंगे। जैसे क्यों आपको कहा जा रहा है कि भाई प्लास्टिक मत यूज़ करो, क्यों कहा जा रहा है कि भाई जो कीड़े मारने की दवा है या पेड़ों को, जो खराब पेड़ है उनको मारने की दवा है, और मर्क्यूरी है, लेड है, एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से निकलता है, और ये सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है। अपने खाने पकाने की जितने भी यूटेंसिल्स है उसमें यूज़ हो रहा है, हवाई जहाज़ों में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास, कांच। अब कांच आप देखिए, एक बार टूट जाता है तो हाथों को भी काटता है और छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट कहाँ जाते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो सारे मैंने बताए वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे और ये बड़ा ख़तरनाक है कि भाई जिंदगी भर आपके साथ ये जमे रहेंगे और फिर इसका हम क्या करें। तो पर्यावरण को खराब करने के लिए, प्रदूषण करने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज तो यह है कि आपकी कार, आपकी बाइक, तो जो कार और बाइक से जो पोल्यूशन निकलता है वो हवा में जाता है। तो जितने भी आप व्हीकल्स, गाड़ी देखते हैं वो कहीं ना कहीं, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हवाई जहाज़ करता है। यानी एयर ट्रैवल जो है वो सबसे ज़्यादा एक तो कार्बन उत्सर्जन करता है, कार्बन का लेवल बढ़ाता है और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यही करता है। दूसरी बात, जब हम एग्रीकल्चर में यानी जब खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक और फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं,
तो इससे क्या होता है कि जो ज़मीन है, आपको यहाँ से समझाऊं, ये सॉइल पॉल्यूशन देखिए, ये ज़मीन है आपकी, ज़मीन में आप ये सब चीज़ें डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि जो पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल एक्चुअली पीएच क्या होता है 7 तक, 7 से ऊपर और 7 से नीचे ऐसा लेवल माना जाता है। इसमें एक अल्कलाइनिटी यानी कि जो जैसे एसिड होता है, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो एसिड और बेस, एसिड कई जगह फ़ायदेमंद होते हैं, बेस कई जगह फ़ायदेमंद होते हैं, और फिर ये इनकी कुछ वैल्यू होती है। होता ये है कि जब ये फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं तो जो एक सॉइल की, एक ज़मीन की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, एक नंबर है ये, तो वो गड़बड़ हो जाता है और सॉइल की पीएच वैल्यू उस लेवल की नहीं रहती जो हमें चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो जिस पीएच लेवल पे, यहाँ पर भी तो जानवर होंगे, यहाँ पर भी तो पेड़ होंगे, उनको भी तो जीना है ज़मीन में, लेकिन आपने पीएच वैल्यू ख़राब कर दिया तो ये बेचारे कैसे जिएंगे। अब देखिए प्लास्टिक की मैंने बात की, प्लास्टिक वेस्ट जो है सबसे ख़तरनाक है, चाहे आप पानी की बोतल देखें, चाहे आप थैली देखें। अब ये कब जब कहीं भी फेंकते हैं, कहीं भी लेते हैं, अब आप देखें गाय हमारी माता है, लेकिन गाय मैक्सिमम किस लिए मर रही है, वो पॉलीथीन खा जाती है। उसको क्या पता, बेचारी गाय है ना, इसलिए तो गाय है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। वो पॉलीथीन खा जाती है और पॉलीथीन खाती है, पेट में जाता है, उसके बाद मर जाती है। तो ये जो पॉलीथीन और पॉली बैग्स हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक है भाई। और जो गैसेस है, जैसे मैंने आपसे कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और मीथेन हो गया CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड की भी मैंने बात की थी। तो ये जब हवा में जाते हैं तो आप बताइए कि जैसे आपके घर के बगल में किसी ने आग लगा दी टहनियों में, तो आप घर में सांस नहीं ले सकते, इतना धुआं हो जाता है। तो ये सब जो है ये भी तो आपको इसी तरीके से अटैक करेंगी। तो कितने तरीके के पॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने तरीके के प्रदूषण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे तो यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर पॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम इसको सॉइल पॉल्यूशन को भी जोड़ेंगे और उसकी भी बात करेंगे साथ में। तो होता क्या है ये और कैसे क्या इफेक्ट करता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, किस किस तरीके के प्रदूषण हो सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें क्या आती है, लैंड पॉल्यूशन, ज़मीन का पॉल्यूशन। इस लैंड पॉल्यूशन को हम सॉइल पॉल्यूशन ही समझ के बात करते हैं। वाटर एयर है, हम अभी नॉइस पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भी बहुत दिक्कत है। दिक्कत इसलिए ये है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बगल में कोई जागरण कर रहा है या फिर कोई इज्तिमा चल रहा है, मंदिर है, मस्जिद कोई भी है या गुरुद्वारा है वहाँ पर, और हॉस्पिटल बगल में है, तो क्या ये मरीजों के लिए ठीक है? और आप अपने कान में क्या होता है, हेडफोन लगा के रखते हैं, हमेशा हेडफोन लगते हैं, बड़ी ऊंची आवाज़ में सुनते हैं, आगे जाके तो आपका कान खराब हो जाएंगे, और कान और आँख और ये सब के बगैर कैसे जियोगे आप। तो ये नॉइस पॉल्यूशन ये होता है, लेकिन बाकी तीनों की हम बात करेंगे। लैंड पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप खराब चीज़ें, प्रदूषित चीज़ें या ऐसी जो ज़मीन को ख़राब करें वो आप ज़मीन पे डाल देते हैं या किसी तरीके से डल जाती। वाटर पॉल्यूशन ये होता है कि जब आप पानी में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे नदियों में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे ओशंस में हो। ओशन मतलब हमारा जो समुद्र है, महासागर है, उनमें अगर पानी को ख़राब करने के लिए कोई वस्तु डाल दी जाती है, जैसे एक मान लीजिए कि एक शिप जा रहा है, इस शिप में लाखों टन तेल है, क्रूड ऑयल मान लीजिए, या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्वलनशील है, ख़राब है। अब अगर ये शिप डूब जाता है तो आप देखते हैं पूरे एरिया में ऐसे तेल तैरने लगता है। अब तेल नहीं तैरेगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, यहाँ की सारी मछलियाँ, सारे पेड़ सब मरने लग जाएंगे। तो इसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब ये तो हादसा है, लेकिन हम हादसा नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद ही कर रहे हैं, हम तो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हम कंज्यूमर हैं, हमको अच्छी ज़िंदगी चाहिए। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हवा में गैस और पार्टिकल्स, जब साफ हवा में अलग तरीके से गैसेस मिल जाती हैं जो ख़राब हैं, और कुछ पार्टिकल मिल जाते हैं, वो बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें होते हैं। क्या होता है पोल्यूशन अगर हो जाए तो? पहले हमने समझा कि ये होता क्या है, अब हम समझ रहे हैं कि क्या होता है अगर पोल्यूशन हो जाए तो पोल्यूशन अगर होगा तो क्या होगा साहब। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़मीन में अगर पोल्यूशन होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी, डिसेंट्री हो जाएगी, मतलब लेटरिन लग जाएगी, कॉलेरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगी, ऐसी आपको जो ये पीलापन पीला बुखार कहते हैं इसको, वो हो जाएगा। अब जब आप कोई ज़मीन खराब कर देंगे तो वो ज़मीन तो चली गई, आपके काम की नहीं रही, क्योंकि उससे पैदावार भी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो कम ज़मीन आपके पास रहेगी, चाहे आप जंगलों की बात करें, चाहे कोई फार्म खोलना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, वो ज़मीन तो उस लायक ही नहीं रही। वाटर पोल्यूशन में क्या हो, मतलब व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन,
वाटर पोल्यूशन अगर पानी में अगर पोल्यूशन कर दें इस तरीके से, अगर पानी में आप पानी में अगर वो डाल दें पोल्यूशन इस तरीके से, ये जो हो रहा है उसमें क्या होगा? तो इसमें भी अगेन आपको पानी से तो सारी डिसीज़ होती है जिसको हम वाटर बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। आपको डायरिया हो जाएगा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ डिसेंट्री, लैट्रिन जो होने लगती है जो रुकती नहीं है, जॉन्डिस है, टाइफॉइड है, सब हो जाएगा। अब अगर पानी गंदा कर देंगे तो जो लोग घूमने आते हैं या मछलियाँ जो उसमें पैदा होती हैं वो सब बंद हो जाएगा। पानी पीने के लिए कम हो जाएगा क्योंकि पानी आपने ख़राब कर दिया है। अच्छा, आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं आप और मैं दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग सभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सब बगैर सोचे समझे सब चीज़ें कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन की बात करूं तो आप देखिए, एयर मतलब सांस लेते हैं आप देखिए कितनी भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं आज बच्चों में हो रही है, अस्थमा हो रहा है लोगों को, बच्चों को। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अस्थमा की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, अब हवा को अगर दूषित कर देंगे तो क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ रही है। अब अप्रैल में अभी देखिए वो बर्फ गिर रही है, अप्रैल मई में कोई बर्फ गिरती है लेकिन गिर रही है। और पानी ड्रॉट आ रहा है, आप देखें आप उत्तराखंड में किस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड की नदियां इतनी तेज़ बह रही है कि उन्होंने तबाह कर दिया था पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा आपका जो 4 धाम है उसमें एक धाम को तोड़ दिया था उसने। ऐसी फेमाइन हो जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, ये सब चीज़ें एयर पॉल्यूशन की दिक्कतें आगे चल के होती हैं। वाई डज इट हैपन? होता क्यों है ये? जब आप लैंड पॉल्यूशन देखिए, जब आप पेड़ों को काट देंगे साहब तो क्या होगा? पेड़ों को काट देंगे, आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप ज़मीन में खोद के मेटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गंदा पानी है, टॉयलेट का पानी है, जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री से गंदी चीज़ें आ रही हैं वो सीधा आप डाल दे रहे हैं इसमें। कहाँ? लैंड पे डाल दे रहे हैं, सॉइल पे डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन में आप पानी में गंदी चीज़ डालेंगे, अपनी जो घर की गंदगी या कहें कि जो फैक्ट्री की गंदगी है वो पानी में डाल रहे हैं। और एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि भाई ये बहुत बड़ा, हमेशा हम सुनते हैं कि एक शिप डूब गया, ये कुछ हो गया तो पूरा का पूरा पानी खराब हो जाता है उस एरिया का। तो और ये निकलता नहीं है इतने आसानी से, क्योंकि तेल तो ऊपर तैरता रहता है, इसको कैसे निकालोगे आप? कुछ चारा भी नहीं है इसका। एयर पोल्यूशन से क्या होता है और कैसे होता है ये? पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी फ्यूल करेंगे, जैसे आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि स्मोक जो ट्रैफिक से निकलता है वो आप ऐसे सूंघेंगे आपको एकदम से छींकें आ जाएंगी, एकदम से खांसी आ जाएगी। आप जब जैसे पराली जलाना कहते हैं, जब आपकी क्रॉप आपने पैदावार ले ली उसके बाद जो भी बचता है उसको आप जलाने लगते हैं, तो वो आप देखें दिल्ली के आसपास, चाहे वो पंजाब कहें चाहे हरियाणा कहें, वो पराली जलाते हैं, दिल्ली के लोग इसमें परेशान हो जाते हैं क्योंकि हवा उस तरफ चलती है। पेस्टिसाइड, कीटनाशक और जो भी आप फर्टिलाइजर डालते हैं वो नुकसान करता है एयर को। दूसरा ये है कि जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो धूल कितनी उड़ती है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आपने देखा पूरी आपकी गाड़ी धूल से भर जाएगी। तो ये सब इसके ये क्यों होता है ये बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल उसमें उठता है, हम इसे रोके कैसे? रोकना भी तो ज़रूरी है साहब। पहली चीज़ तो ये है कि जितना भी वेस्ट है उसको कम से कम रखें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सेग्रीगेशन करें, ये अभी आगे भी बताऊंगा मैं। सेग्रीगेट मतलब ये होता है कि जो जिसे हम कहते हैं वेट वेस्ट, गीला और सूखा ड्राई वेस्ट, इसको आप अलग कर दीजिए। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना अच्छा है। जो भी ऑर्गेनिक तरीका है, जब हम फार्मिंग करते हैं तो इसमें पेस्टिसाइड्स और जो आपके इंसेक्टिसाइड है उसको कम से कम यूज़ करिए। बायोडिग्रेडेबल आइटम का यूज़ करिए, जैसे प्लास्टिक और ये सब मत यूज़ करिए। जो चीज़ एक बार यूज़ हो जाए और उसके बाद प्रकृति उसे ख़त्म कर दे वो ज़्यादा बेहतर है। वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोकेंगे? वाटर पॉल्यूशन को रोकने का तरीका ये है कि सबसे पहले कि आप गंदी चीज़ें पानी में मत डालिए, जो भी हार्मफुल है, चाहे केमिकल हो, चाहे मेडिसिन हो, तेल हो, वो कहीं भी आप नालियों में मत डाल दीजिए। जैसे मैंने बताया पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र तो सभी तीनों के लिए सही है, इसका उपयोग नहीं करना है। और जब आप अपने घर से, जैसे घर से आप पानी छोड़ रहे हैं या फैक्ट्री से पानी छोड़ रहे हैं, उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। और क्योंकि फैक्ट्री से गर्म पानी बाहर आता है, तो गर्म पानी क्या करता है, पूरे के पूरे पानी के जो जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम को खराब कर देता है। आप बताइए, आप 100 डिग्री पे अगर पानी डालेंगे तो यहाँ की मछलियाँ पेट जी पाएंगी? आपका हाथ अगर पानी में चला गया गर्म तो आप एकदम हाथ हटा लेते हैं। ये बेचारे, आप तो गर्म पानी डाल रहे हैं, ये कहीं जा भी नहीं सकते, ये तो मर जाएंगे। पानी को बहुत शिद्दत से, बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि देखिए पानी वैसे तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आप पानी अगर आपके यहाँ से वेस्ट हो गया तो दोबारा आएगा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि लेस देन 3% ही पूरे विश्व में पीने के लिए अवेलेबल है। और इसकी मारामारी, अगला जो युद्ध होगा पानी पे होगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए?
रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, चाहे वाटर हो या विंड हो या आपके जियोथर्मल हो, वो सब यूज़ करिए आप। व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करिए। अगर कोई वेस्ट गर्म जला रहा है या कोई क्रॉप जला रहा है या अपनी जो पैदावार जला रहा है, उसको रोकना पड़ेगा आपको, और या आप खुद भी कर रहे हैं तो मत करिए। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर तो ये सबसे दिक्कत वाले हैं, इनको आप बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यदि हम जितने भी वेस्ट है जैसे उसको अलग अलग कर लें, जैसे जो वेट वेस्ट होता है जो सब्जी वगैरह से आता है, ड्राई वेस्ट होता है जैसे कोई बॉटल है कुछ है, तो इनको अलग कर लीजिए। ज़रूरी ये होगा कि आप ये देखिए कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक बार आपने कचरे में फेंक दिया और किसी कचरे से वो कचरे के जगह पे चला गया तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ढेर बन जाएगा। आप जब दिल्ली एंटर करते हैं, अगर देहरादून की तरफ से जाते हैं, तो आपको इतना बड़ा पहाड़ दिखेगा, ऐसे करके, ऐसे दिखाता हूँ, यूँ पहाड़ दिखाई देगा, बहुत बड़ा पहाड़ है ये, और उसके बाद चील घूम रही होगी, और आपकी कार मैं कहूँगा इतनी बड़ी होगी, और इतना बड़ा पहाड़ है, बल्कि ज़्यादा ही बड़ा होता है वो, तो आपको दिखेगा अरे यार पहाड़ है, लेकिन लोग बताएंगे आपको ये कचरा है। तो ये ऐसा हो रहा है हमारे, मतलब वी कैन सी इट। तो जो वेजिटेबल से वेस्ट निकलता है उसको आप ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए, उसके बाद वो क्या करेगा, एक तो ज़मीन के आपके फर्टाइल कर देगा, न्यूट्रिएंट डाल देगा उसमें, और आपके पास कम ऐसा वेस्ट होगा जो आप फेंक पाएंगे, आपके पास कम वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस आप अपने चीज़ों को, जितने भी हार्मफुल वेस्ट है उसको अलग करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब हमारे पास कितने लोगों की कमी है, जो कचरा उठाता कितने कम लोग हैं, तो आप खुद करके अगर दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लाइमेट चेंज, मौसम में जो परिवर्तन होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसको समझिए। ये एक बस है, ठीक है जी, ये कार समझ लीजिए, बस है वैसे। यहां पर आप बैठे हुए हैं अंदर। अब अगर ये धूप में है, ये तो अभी अंधेरा देख रहे हैं आप, मान लीजिए धूप में है, आपको क्या लगता है कि आप बैठ पाएंगे यहां पर? अगर विदेशों में जाएंगे तो आपको तो ये एसी बस और एसी कार मिलेंगी, जो डेवलप्ड कंट्री है। बाकी तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारा देश है। यहाँ पर अगर हम बैठे हैं तो हमको कितनी गर्मी लगेगी, हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे इसमें। आप समझ रहे क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जो गर्म हवा है वो आपको बैठने नहीं देगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर ट्रैप्ड है। गर्म हवा कैसे निकलेगी? क्योंकि तो ये तो सारे मेटल है ना, आयरन होगा या एल्यूमिनियम होगा, वो गर्म करेगा। ऐसे ही हमारे देश में क्या है कि घर हम बनाते हैं ईंटों से और सीमेंट लगाते हैं इसमें। अब वो जब हीट जब इसको ऑब्जॉर्व करता है, हीट जब गर्मी आती है तो ये फिर रात को रिलीज़ करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो ईंट के बने घर हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं, आपको बाहर सोना पड़ता है या एसी लगाना पड़ता है, जबकि ये करने की ज़रूरत नहीं है। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे विदेशों में होते हैं, वो मतलब एक प्लेट बनाते हैं, उसके अंदर फोम डालते हैं, वो सब सारे काम हो सकते हैं। लेकिन एनीवेज यहाँ आप गर्म नहीं बैठ सकते, गर्मी में नहीं बैठ सकते। तो ये हमारा पृथ्वी का भी तो है साहब, पृथ्वी भी तो ऐसे ही हो रही है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल में क्या आ गया, आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब हम जला रहे हैं। देखिए ये जल रहा है, ये सारे कार्यक्रम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हम ये कर रहे हैं तो होता ये है कि एक तरीका है, जब हीट आती है, जब ऊपर से सन से हीट आती है तो हमारी एक कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जो एब्जॉर्ब है वो रात को निकलती है या फिर समय से निकलती है। तो हमारी एक लेयरिंग है एटमॉस्फेयर की, वो इस हीट को यहाँ रखती है, और इस हीट के कारण ही हम यहाँ जी पाते हैं। और ये हीट नहीं होगी तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एकदम ठंडा, जैसे बाकी हमारे जितने भी प्लैनेट आप देख रहे हैं बड़े ठंडे प्लैनेट हैं। यही जो हीट रोकने की क्षमता है, सन की हीट को रोकने की क्षमता है, यहाँ पर जो चेहरे इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो है इसको रोकता है, एक वो बनाता है, और इसी गर्मी के कारण हम जी पा रहे हैं, वरना हम नहीं जी पाएंगे। ये जो गैसेस आती हैं वो, अगर चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। ये गर्मी है जो मान लीजिए 10 नंबर में एग्जांपल दे देता हूँ। अब हमने क्या किया कि हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल और सारे तरीके के काम कर रहे हैं, हीट बहुत प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर हीट बढ़ जाएगी। जितनी 10 हीट है, मान लीजिए 15 हीट हो गई, एक नंबर ले रहा हूँ आपके समझाने के लिए, 15 हीट हो गई। अब वो 15 हीट जो हो गई, उससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे जो है ग्लेशियर्स हैं, पहली चीज़ तो गर्मी बढ़ जाएगी, और जो ग्लेशियर है जहाँ पर मतलब जो स्नो है, बर्फ़, वो पिघलेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई। वो पिघलेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये समुद्र है और आप यहाँ रहते हैं, तो ये पानी तो आपके उसमें आ जाएगा, आप इस ज़मीन को खा जाएगा, ज़मीन आपके इसके अंदर आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप एक तो आप डूब जाएंगे, मतलब ज़मीनें डूब जाएंगी,
और दूसरा यह है कि गर्मी जब बढ़ेगी तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब विश्व की गर्मी, विश्व का गर्म होना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो गर्मी रोकने की क्षमता है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसा हाउस, बेसिकली ये आपकी क्रॉप या फिर अगर छोटी जगह में आपको कुछ उगाना है उसके लिए यूज़ होता था या होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, पेड़ उगाते हैं और एक ग्रीन हाउस बना देते हैं ताकि जो हीट आती है वो अंदर रहे और उससे फिर पेड़ पौधे बढ़ें। अब क्या है, फॉरेस्ट का एक मैकेनिज्म है, फॉरेस्ट मतलब हमारे जंगलों का एक मैकेनिज्म है, वो फॉरेस्ट बहुत स्मार्ट बनाया है ऊपर वाले ने। ठीक, फॉरेस्ट का एक मैकेनिज्म है कि वो क्या करते हैं, अगर ये पेड़ है तो इसका क्या काम है, हम इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन देता है, फिर हम ऑक्सीजन दोबारा ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म है। अगर ये पेड़ हम काट देंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कन्वर्ट करेगा, नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से, चाहे कोल, पेट्रोलियम या डीजल जो भी हम गर्म कर रहे हैं, उससे हीट बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको समझाया ना, अर्थ के ऊपर जो लेयरिंग है जो इसको गर्म रखती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। और उसके बाद कुछ जो गैसेस हैं वो अपने आप, उसका कुछ करना नहीं पड़ता, वो हमारे भले के लिए हैं। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं, इसलिए ऊपर वाले ने बनाया होगा कि हमको गर्म रखना है। लेकिन चक्कर ये है कि नेचुरल प्रोसेस से जो आ रही है वो तो ठीक है, कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर गर्म वो हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे हीट निकलती है। कोई भी अगर जानवर या पेड़ मर रहा है तो ऑर्गेनिक तरीका होता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी, हम तो अपनी चीज़ें रोक सकते हैं ना। हम क्यों फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम गैस ये सब चीज़ें जलाएं, क्यों हम एग्रीकल्चर की पराली जलाएं या कोई भी ऐसा काम करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऊपर वाले ने बना रखा है कि भाई इतना होना चाहिए, 10 जो मैंने नंबर बताया था, हम उसको 15 या 50 पे पहुंचा देंगे तो हम तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो जैसे मैंने बताया नेचुरली तो होती है, मतलब वो तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहेगा। जैसे वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे बताता हूँ। वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन हो गया CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO या N2O, और सबसे बड़ी बात ओजोन O3। तो ये हमारी सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन चक्कर ये है कि हम बाकी जो काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हमारा हो रहा है, चाहे हम और भी काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी प्रोडक्शन हम करते हैं, जैसे क्लींजिंग एजेंट है, आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो गैस होती है, या जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट ना लगे उसके लिए इंसुलेटर बनते हैं, ये सारे जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये गैसेस देते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर ये सारे फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। इसमें देखिएगा सब जगह फ्लोरीन जरूर दिख रही होगी आपकी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ऐसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, HCFC कहते हैं जिसको। ऐसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी H या दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो HFC लिख देता हूं उसको। बेसिकली यह है फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन वाला गैस है ये। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि चाहे आप किसी की बात करें, चाहे मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, वाटर वेपर की बात करें, मीथेन की बात करें, या CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन है। Cl का बॉन्ड होता है और फ्लोरीन का बॉन्ड होता है। तो ये करते क्या है, इनका काम, ये अच्छे के लिए है, ऐसा नहीं कि बुरे के लिए, इनका काम है ये गर्मी को रोकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, ये गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई, तो गर्मी बहुत ज़्यादा रुक जाएगी। अगर दो नंबर है 2, मुझे पता नहीं ये 2% है क्या है, ये है ग्लोबल वार्मिंग की जो पेरिस में अभी पिछले कुछ सालों में वो हुई थी। उन्होंने कहा 2 तक बढ़ना नहीं चाहिए, अगर 2 हो गया नंबर तो फिर पूरा हम खतरा आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होता है, चाहे हम ऑयल, कोल, गैस जो भी मैंने बताया, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे पर्यावरण के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 31% बढ़ गई है जब इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, तब से आज अगर देखें तो 31% बढ़ गई है। मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 131 हो गई, तो ये बड़ा नंबर है। अगर ये 150 पहुंच जाए, मान लीजिए 180 पहुंच जाए, तब तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है हमारा, जो नीचे, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके नीचे जब हम और उसके नीचे की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो हीट बहुत सारी जनरेट हो रही है और वो जमा हो रही है। इसी कारण से आज देखेंगे, मैंने जैसे बताया, अप्रैल मई में बर्फ गिर रही है, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं कुछ क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, कहीं कुछ क्रॉप्स खराब हो रही हैं, जिंदगियाँ खत्म हो रही है, जानवरों की जिंदगी खत्म हो रही है। तो
तो यहाँ पर एक चित्र जरूर दिखाना चाहूँगा। ये तो खैर आपको चित्र मेरे बोलने पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। ये ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन उत्सर्जन कितना किया जा रहा है, कार्बन कौन कौन कितना पैदा कर रहा है। तो हिंदुस्तान कहीं पीछे तो नहीं है, हम 7% कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन हैं, हमें ये मानना चाहिए। तो हम सभी को मिलजुल के एकजुट होकर इसको कम करना चाहिए। अब देखें पूरे विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा पैदा करता है, जबकि 138 और 140 करोड़ के बीच में उनकी जनसंख्या है। और इसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स 15% पैदा करता है, रशिया 5%। तो ये चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, मतलब हम गलत कारणों से आगे हैं, हम गलत कारणों से हमारा नाम लिया जा रहा है। तो ये सब कम करना है और बाकी चाइना वाइना को तो कम करना ही पड़ेगा भाई, वरना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हार्मफुल रेडिएशन, अब इसकी हम चर्चा करते हैं अगली बार। ठीक है जी, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।